नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। लेक्चर नंबर 47 में स्वागत है आपका। और ये काय का लेक्चर 47 है? ये हमारे क्रांति बैच का लेक्चर 47 है। वो क्रांति बैच जो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी कि आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो प्रीलिम्स की, चाहे मेरे कहे अनुसार, मेरी स्ट्रेटजीज के अनुसार आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर किसी और टीचर के कहे अनुसार आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन कोर्स से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बस जब भी तुम प्रीलिम्स देने जाओगे, इस क्रांति बैच के सभी लेक्चर्स को देख के चले जाना। साहब, एक डाउट आ रहा है हमारे मन में कि सर आप ये क्रांति बैच के वीडियोस कब तक डालोगे? तो भाई देखो, 16 फरवरी को एग्जाम है ना। तो 16 फरवरी को एग्जाम है, तो मैं लास्ट 10 फरवरी तक इस बैच में वीडियो डालूंगा, ताकि आपके पास अच्छा खासा 5 दिन का समय रहे, जिसमें आप आराम से पूरे कंटेंट को रिवाइज कर सको। ठीक है। और 5 दिन अगर कोई पूरे जुनून से भी पढ़ेगा तो छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, हो सकता है 5 दिन में कोई लेक्चर 1 से बिल्कुल 50 तक या 55 तक 60 तक पूरे लेक्चर्स भी निपटा दे। कुछ कह नहीं सकते, आखिर का जुनून जो होता है काफ़ी जो है खतरनाक होता है। और दोस्तों, जो फिलहाल हमारी कहानी चल रही है इस वीडियो के अंदर भी, मैं आपको मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है, दुनिया पढ़ा रही है प्राइवेट मैगजीन से, मैं आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं मध्य प्रदेश की ही मैगजीन से। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मेहनत बचाना चाहता हूं तो एमपी की सरकार की मैगजीन उठा के ले आया हूं। भाई, गवर्नमेंट सोर्सेज, लोगों के कह के बाल सफ़ेद हो गए, शायद मेरे भी एक दो हो गए हों, कि गवर्नमेंट सोर्सेज को अगर तुम यूज़ नहीं करते ना सिविल सर्विस के पेपर में, तो जिंदा नहीं हो तुम। और अगर तुम गवर्नमेंट सोर्सेज को यूज़ करते हो तो मुबारक हो, जिंदा हो तुम। ठीक है। तो गवर्नमेंट सोर्सेज को हल्के में नहीं लेना है, हमेशा काम आते हैं। ठीक है। और बहुत ज़्यादा बार ठीक है बोल दिया, लेक्चर की तरफ ही चलते हैं दोस्तों। ज़्यादा बड़ा इंट्रो नहीं होना चाहिए, अजीब लगता है कभी कभार कि आज भाई ने क्या हो गया, क्यों इतना ज़्यादा बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 47 है। हर लेक्चर के ऊपर हमारे यहाँ सबसे अच्छी खासियत क्या है, मेरी बुरी आदत समझ लो या खासियत समझ लो, मुझे ना हर लेक्चर को नंबरिंग देना बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऑफलाइन में जब हमारा 1 साल का बैच चलता है ना, उसमें ऐसा कोई लेक्चर नहीं रहता जिसको मैं शुरू करने से पहले ये ना बोलूं कि ये आपका लेक्चर फलाने नंबर का लेक्चर है। नंबरिंग करना बड़ा पसंद है, सीक्वेंस होता है, मजा आता है ना, मैनेजमेंट अच्छा होता है। तो हर लेक्चर का अपना उद्देश्य होता है जो फ्रंट स्क्रीन पे लिखा रहता है। अब चूंकि एमपी के करंट अफेयर्स हम कवर कर ही रहे हैं सरकारी सोर्सेज से, तो आज की कहानी को भी आगे बढ़ाते हैं। और आज की कहानी में थोड़ा सा खास क्या है दोस्तों, कि एमपीपीएससी को डेटा पूछने में तो कोई शर्म आती नहीं है, बेशर्मों की तरह डेटा पूछता है। भले ही वो डेटा याद करना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। डेटा से मेरा मतलब है परसेंटेज, प्रतिशत, डिजिट्स, अंक पूछ लेता है बेशर्मों की तरह। मतलब बताओ यार, तुम तो सब कुछ पढ़ के आए होगे, बड़े बड़े लोग हो तुम, है ना। तो आज का थोड़ा सा वो डिजिट हैवी, अंक थोड़े से ज़्यादा होने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो आराम से भैया, है ना, आराम से रिलैक्स होके जो है टेंशन मत लेना, सब आराम से हो जाएगा। देखो भाई, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के प्रावधान। भाई, सरकार खुद ही अपनी मैगजीन हिंदी में देती है, तो मेरा क्या है उसमें? मतलब मेरे ऊपर आरोप लगाते हो, सर आप केवल हिंदी में ही पढ़ाते हो क्या? भाई, मैं कैसे बताऊं, मैं इंग्लिश मीडियम का व्यक्ति हूं, लेकिन चूंकि मैं भारत देश में रहता हूं तो मुझे हिंदी भी आती है। अब जिस सोर्स से मैं पढ़ा रहा हूं वो खुद ही हिंदी में है, वो तो मैं लेक्चर के दौरान ट्रांसलेट कर तो देता हूं। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो कि सर इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश? बोल रहा हूं इंग्लिश यार, सुन तो लो एक घड़ी, है ना। देखो, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के प्रावधान, यानी कि देखो फाइनेंशियल और सोशल सेक्टर के लिए सरकार ने कितना कितना जो है पैसा, ये बजट के रेफरेंस में जो है उन्होंने कहा हुआ है कि अभी जो सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो बजट पेश किया है, कौन से वाले साल के लिए? 2024-25 के लिए, पिछले साल जो आया था ना। तो इस पूरे बजट में, वैसे मैंने बजट पूरा ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, क्रांति बैच की शुरुआती बजट पढ़ाने से हुई थी, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेटा है, मैगजीन में है तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो बजट के अंदर सरकार ने जो सामान्य वाली कैटेगरी है ना, सामान्य वाली कैटेगरी, ये ऑरेंज कलर भले ही दिख रहा हो आपको, ये लाल वाला कलर है। तो जनरल जो स्कीम्स हैं उनके लिए सरकार ने कितना % पैसा रखा है? 60.60, याद रह जाएगा।
और जो अनुसूचित जनजाति हैं, यानी कि हैरी पुत्र का फोन आ गया, फोन साइलेंट कर देते हैं, लेट्स कीप द फोन ऑन साइलेंट। ओके, तो जो अनुसूचित जनजाति हैं यानी कि जो एसटी है, तो एसटी के लिए सरकार ने बजट में टोटल कितना परसेंटेज पैसा रखा है, तो 16%। ये भी याद करना बड़ा आसान है। और जो अनुसूचित जाति है यानी कि एससी, तो एससी के लिए सरकार ने जो है कितना परसेंट पैसा रखा है बजट में, 23.40। तो भले ही आप जनरल वाला सेक्शन पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन यह जरूर पता होना चाहिए कि सरकार ने जो एसटी कैटेगरी है उनकी सारी योजनाओं के लिए कितना पैसा जो है बजट में लगाया है, तो वो है 16%। और एससी के लिए सारी योजनाओं में लिखा है ना वहां पे सभी सब स्कीम, तो उनके लिए कितना परसेंट पैसा लगाया है, 23.40। बहुत प्यारा डेटा, बहुत सिंपल डेटा, सरकार ने खुल्लम खुल्ला दिया हुआ है डेटा, आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो, कीमती है। उसके बाद देखो आगे देखो, अब आप कहोगे सर इतनी खतरनाक टेबल नहीं आती, सुनो, इस टेबल में अपने को कुछ नहीं पढ़ना, इस टेबल में अपने को सिर्फ इस वाले सेक्शन पर फोकस करना है, ठीक है। सुनना मेरी बात, सबसे पहले लिखा हुआ है कुल प्राप्तियां। कुल प्राप्तियों का मतलब होता है टोटल रिसिप्ट्स। क्या होता है? टोटल रिसिप्ट्स, ये होती हैं हमारी कुल प्राप्तियां, अंग्रेजी में बता दिया। अब देखो यहां पर दे रखा आपको 23-24 का डेटा, ये पुराना डेटा है, और ये जो अभी बजट बनाया गया है लेटेस्ट, ये उसका डेटा है। तो कुल प्राप्तियां, प्राप्तियां का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट्स, मतलब जहां से आपको पैसा आ रहा है। तो देखो यहां पर पिछले साल बजट में केवल इतना पैसा आ रहा था, अब की बार बजट में पैसा ज्यादा आ रहा है, यानी कि कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया है, प्लस लिख देता हूं 17% का। तो एग्जाम में प्रश्न बड़ा ही सिंपल सा बनेगा कि बीते वर्ष की तुलना में, इन कंपैरिजन टू दी पास्ट ईयर, जो आगामी वर्ष है यानी कि जो अपकमिंग ईयर है 2024-25 वाला, उसमें कुल प्राप्तियां यानी कि टोटल रिसिप्ट्स में कितने की वृद्धि हुई है, मतलब कितने का इंक्रीज हुआ है, तो 17% का इंक्रीज हुआ है। खत्म, क्या दिक्कत है आपको याद करने में, कितना सिंपल सिंपल सा डेटा है। उसके बाद राजस्व प्राप्तियों का अलग से पूछ सकता है। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? कुछ नहीं, ये होती हैं आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो रिसिप्ट्स की जगह मैं ऐसा डैश लगा देता हूं। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? ये होती हैं आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स, ये होती हैं आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब वो पैसा है जो अपने को तुरंत फटाफट मिल जाता है, और जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां, वो बड़ा पैसा होता है और थोड़ा धीमे धीमे जो है हमको मिलता है। तो अगर मैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स देखूं तो सरकार को पिछले साल राजस्व प्राप्तियों से इतना पैसा मिला और आने वाले साल में इतना मिलेगा, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया है, यानी कि यहां पर भी 17% पैसा ज्यादा मिल रहा है। तो टोटल प्राप्तियों में भी 17% का इंक्रीज है, और टोटल प्राप्तियों के भीतर जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, राजस्व प्राप्तियां, उसमें भी 17% का इंक्रीज है। अगर मैं देखूं पूंजीगत प्राप्तियां यानी कि कैपिटल रिसिप्ट्स, तो इसमें भी आप देखोगे तो यहां पर भी कितने परसेंट का इंक्रीज है? 19% का इंक्रीज है। तो टोटल रिसिप्ट्स में 17% का इंक्रीज। टोटल रिसिप्ट्स के अंदर दो कैटेगरी आती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, राजस्व प्राप्तियां, और कैपिटल रिसिप्ट्स यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टोटल के बराबर 17% का इंक्रीज है, परंतु जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, पूंजीगत प्राप्तियां, वहां पर 19% का इंक्रीज है। यार पूरा याद हो गया, ओवरऑल 17 और अलग अलग 17 और 19% का इंक्रीज है, क्या दिक्कत है? ठीक है। उसके बाद वो पूछता है कुल व्यय। कुल व्यय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों टोटल एक्सपेंडिचर। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर। आप देखो खर्चा भी बढ़ाया है सरकार ने, ऐसी बात नहीं है कि केवल इनकम बढ़ रही है सरकार की, खर्चा भी बढ़ रहा है। खर्चा कितने परसेंट से बढ़ा है? खर्चा भी दोस्तों 16% से बढ़ा है। क्लियर हुआ? उसके बाद अब जैसे प्राप्तियों के अंदर, रिसिप्ट्स के अंदर दो कैटेगरी है, रेवेन्यू और कैपिटल, ऐसे ही खर्चे के अंदर भी दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है रेवेन्यू और दूसरा होता है कैपिटल। ठीक है ना? तो एक आपका रेवेन्यू खर्चा हो गया। रेवेन्यू खर्चा मतलब जो धीरे धीरे होता रहता है ना, एक बार में पूरा खर्चा नहीं, धीरे धीरे। कार की रेगुलर सर्विस कराते रहते हो, वो क्या है? वो रेवेन्यू खर्चे हैं। अचानक से कार ठुक गई और कार में बड़ा पैसा लग गया, वो क्या है? वो कैपिटल खर्चा है।
समझ रहे हो बात को? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कौन सा हो गया यहाँ पर, और ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये यहीं पर याद करवा दूंगा टेबल में, आपको टेंशन मत लेना, ठीक है। तो टोटल खर्चा कितने से बढ़ा है? 16% से। उसके बाद उसके अंदर जो रेवेन्यू खर्चा है वो कितने से बढ़ा है? 16% से। कमाई भी देखो सेम थी दोनों में, और खर्चे भी देखो दोनों कैटेगरी में सेम है। और अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत खर्च की बात करूं तो ये भी बढ़ा है। ये कितने परसेंट से बढ़ा है? 15% से बढ़ा है। यानी कि टोटल खर्चा कितने परसेंट से बढ़ा है? 16%। और उसके अंदर रेवेन्यू वाला खर्चा वो भी 16%, और जो पूंजीगत कैपिटल वाला खर्चा वो 15%, ठीक है। अच्छा, अब देखो विनियोग की राशि। विनियोग दोस्तों क्या होता है? विनियोग होता है इन्वेस्टमेंट। विनियोग क्या होता है? विनियोग होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितना? इन्वेस्टमेंट का देखो अमाउंट वो भी बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी कितना बढ़ा है? 16% बढ़ा है इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। यानी कि पिछले बीते वर्ष की तुलना में आने वाले वर्ष के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मिलेगा सरकार को वो भी 16% से क्या हो चुका है? बढ़ चुका है साहब, ठीक है। ये भी इजी है। उसके बाद है राजस्व आधिक्य। राजस्व आधिक्य का मतलब क्या होता है? राजस्व शब्द आ गया तो मतलब क्या हो गया? रेवेन्यू। और आधिक्य का मतलब होता है एक्स्ट्रा, यानी कि सरप्लस, कि कितना पैसा बच जाएगा। पिछले बीते साल में 413 इतना पैसा बच गया, और यहां पर 1700, ये हजारों करोड़ के अंदर बात हो रही है। तो पिछले बीते वर्ष में इतना पैसा बच गया और आने वाले वर्ष में इतना पैसा बच जाएगा। क्लियर हुआ? तो रेवेन्यू सरप्लस लास्ट ईयर कितना था? 413, और रेवेन्यू सरप्लस अपकमिंग ईयर में कितना अनुमान लगाया गया है? 1700। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, बड़ी आसानी से। ओवरऑल प्राप्तियां 17%, उसके अंदर 17 और 19। ओवरऑल खर्चा 16, उसके अंदर 16 और 15। और टोटल इन्वेस्टमेंट में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 16%। हो गया आराम से याद? क्या दिक्कत है? हम पढ़ा रहे हैं आपको एक एक करके, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब ये कह रहे हैं कि आपने साहब ये तो पढ़ लिया कि ठीक है इतनी प्राप्तियां होंगी, इतनी रिसिप्ट्स होंगी, इतने परसेंट से बढ़ गई, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन पैसा आएगा कहां कहां से? तो ये देखिए, ये हो सकता है फॉन्ट आपको थोड़ा सा छोटा दिखे, तो वीडियो की क्वालिटी कुछ क्षण भर सेकंड्स के लिए 720 कर लेना ताकि थोड़ा क्लियर दिखे। अब देखो, जो ये है यहां पर 31% पैसा कहां से आएगा? तो 31% पैसा टैक्स से आएगा। कहां से आएगा 31% पैसा? टैक्स से। ये यहां पर दोस्तों बात ये हो रही है कि पीछे अभी आप कुल प्राप्तियां पढ़ के आए हो ना, पीछे आप क्या पढ़ के आए हो? कुल प्राप्तियां पढ़ के आए हो, टोटल रिसिप्ट्स पढ़ के आए हो। तो वो ये कह रहा है कि टोटल रिसिप्ट्स में तुमने ये तो बता दिया साहब इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, लेकिन कौन सा पैसा कहां कहां से आएगा? तो 31% पैसा आने वाले, जो ये हमारा जो बजट चल रहा है इसमें कहां से आएगा? 31% पैसा टैक्स से आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा दैट इन दी coming year 24 to 25 how much percent of receipts will come from tax, यानी कि आने वाले वर्ष में कितनी प्राप्तियों का कितना प्रतिशत कर से आएगा? तो 31% आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सब आपको नहीं पढ़ना है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है करेत्तर राजस्व, ये मतलब ये वो परसेंट है जो बेसिकली हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वगैरह में खर्च कर देते हैं, ये उसकी बात हो रही है। तो हमको इसको अभी यहां पर शामिल नहीं करना है। एक ये देख सकते हो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, केंद्र से सहायता अनुदान। अनुदान का मतलब क्या होता है? ग्रांट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट काफी बार ग्रांट देती है, हेल्प देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 14% पैसा हमारा वहां से आने वाला है, ये इन्होंने बता दिया। अन्य प्राप्तियां मतलब अदर रिसिप्ट्स, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर ये देखो, ये कितनी अच्छी लाइन है, केंद्रीय करों में हिस्सा, यानी कि शेयर ऑफ एमपी इन इंडियाज टैक्स। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार जो टैक्स से पैसा कमाएगी उसमें 29% जो हिस्सेदारी है वो मध्य प्रदेश की भी है, तो पैसा वहां से भी आना है। समझ में आ गई बात? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना पैसा ग्रांट के रूप में, अनुदान के रूप में प्राप्त होगा? 14%। और सेंट्रल टैक्स में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? 29%। तो यहां जगह से पैसा आएगा।
उसके बाद आगे देखें और भी कोई चार्ट है, जी हाँ और भी चार्ट बनाया हुआ है। अब देखो अभी आपने पीछे क्या पढ़ा कि टोटल पैसे में से 31% पैसा कहां से आएगा, टैक्स से आएगा। अब इन्होंने 31% पैसा जो टैक्स से आना है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा दिया है। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो कुल प्राप्तियां हैं, जो कुल प्राप्तियां हैं, तो कुल प्राप्तियों का 31% पैसा कहां से आएगा, टैक्स से आएगा। सरकार को जो टैक्स की कमाई होती है वहां से आएगा। और अब ये वाला जो डायग्राम है ये आपको क्या बता रहा है, ये इस 31% का आपको विभाजन बता रहा है कि ये 31% पैसा जो आपने बोल दिया है, तो ये 31% पैसा टैक्स के नाम पर कैसे कैसे वसूल किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे कीमती जो आपको पढ़ना है वो है जीएसटी, यानी कि टोटल कमाई का 31% हम टैक्स से उठा रहे हैं और उस टैक्स की कमाई में भी 60% जो योगदान है वो किसका है, वो जीएसटी का है। इतना क्लियर हुआ, यानी कि इस 31% का जो भी टोटल पैसा निकलेगा उस टोटल पैसे का 60% जो योगदान है वो कहां से आ रहा है, जीएसटी से आ रहा है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हमको यहां पर कुछ और याद करना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सिर्फ इसी को याद करेंगे अपन और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो बजट में हिस्सेदारी, बजट में हिस्सेदारी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि मध्य प्रदेश के बजट में, इसका मतलब ये हो गया कि मध्य प्रदेश के बजट में किस क्षेत्र को कितना परसेंट हिस्सा दिया गया है, किस क्षेत्र को कितना परसेंट हिस्सा, कितना परसेंट हिस्सा दिया गया है। अब जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट वाला क्या है वो हम देखते हैं। जैसे कि देखो बजट में अगर 100 रुपया दिखाया गया है तो ये 100 रुपया कैसे कैसे बांटा गया है, ये यहां पर वो वाली बात हो रही है। जैसे कि 100 रुपये अगर बजट में कमाई हो रही है तो उसमें से 7% पैसा तो पेंशन बांटने में चला जाएगा। तो ये पेंशन वाला उतना जरूरी नहीं है। कृषि क्षेत्र का देखो, कृषि क्षेत्र के लिए कितना परसेंट पैसा डेडिकेट किया है, अगर टोटल पैसा 100 है तो कृषि क्षेत्र के लिए 7%, यानी कि यहां पर 7 रुपए का जो है यहां पर योगदान दिया गया है। मतलब भैया 100 रुपए की अगर हम कमाई कर रहे हैं तो इतना परसेंट हम इसमें घुसा देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट के टोटल पैसे में से कितना पैसा घुसा दिया जाएगा, 13% हेल्थ सेक्टर में घुसा दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एजुकेशन के सेक्टर में टोटल बजट में से कितना पैसा घुसा दिया जाएगा, 11% घुसा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो साहब रोजगार के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट, यहां पर सरकार कितना पैसा घुसाएगी, मात्र 1%। देना ही नहीं है ना साहब, वो तो अपने को देना ही नहीं है, सही बात है। उसके बाद देखिए अधोसंरचना क्षेत्र, यानी कि मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बजट में से कितना परसेंट पैसा इसको दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 15% पैसा। इतना क्लियर हुआ। अच्छा उसके बाद जनरल सर्विसेज, सामान्य सेवाओं को यहां पर कितना परसेंट पैसा दिया जाएगा, 9%। तो एग्रीकल्चर 7%, हेल्थ सेक्टर 13%, एजुकेशन 11%, एम्प्लॉयमेंट का तो मजाक में आपको 1% याद रह जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर का 15% और जनरल सर्विसेज का 9%। समझ में आ रहा है। मैंने इसीलिए लेक्चर शुरू करने से पहले ही आपको बता दिया था कि हम इन सब डेटा के लिए आगे पीछे दौड़ते भागते रहते हैं। अब आप कायदे से देखो तो जो आपकी एमपी की जो आपकी प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 6 है, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, वहां ये सब कुछ फिट बैठता है। हम डेटा तलाशते रहते हैं, गूगल करते रहते हैं, गूगल पे अपडेट मिलता नहीं है, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों के अंदर ये डेटा घुस के दे रखा हुआ है, लेकिन सरकार ने बड़े प्यार से दे रखा है। अब आप कहो सर सरकार ने गलत डेटा दिया हो तो हो सकता दे रखा हो, कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर सरकार का।
लेकिन अगर जब भी तुम इस प्रकार से सरकारी दस्तावेजों से पढ़ते हो तो अगर आपको क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना पड़ा, आपत्ति लगानी पड़ी, तो आप बहुत सरलता से लगा दोगे। कोई आपके ऊपर आपकी आपत्ति को कोई गलत नहीं ठहरा पाएगा अदालत के अंदर। ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। चलो उसके बाद दोस्तों यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश की मजबूत आर्थिक स्थिति, यानी कि मध्य प्रदेश का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिचुएशन। यहां पर क्या बता रहे हैं, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, जैसे कि दोस्तों देखो एक होता है जीडीपी, तो ऐसे ही एक होता है एसजीडीपी, यानी कि ये स्टेट लेवल का जीडीपी होता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो जीडीपी है उसमें कितने % से बढ़ोतरी हुई है, अब आप बताइए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। मध्य प्रदेश के जीडीपी में 9.37% की बढ़ोतरी हुई है। और मध्य प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम भी मतलब प्रति व्यक्ति की जो कमाई है वो कितनी बढ़ गई है, तो पर कैपिटा इनकम भी दोस्तों 4 गुनी बढ़ गई है। अच्छा, मतलब हर व्यक्ति अब 4 गुना कमा रहा है साहब, गजब की बात है साहब, ठीक है। तो ये देखो कितनी प्यारी सी एक लाइन लिखी है, उसमें उन्होंने ऐसा चिपका के इतना, भाई मध्य प्रदेश का जीडीपी उसमें कितना % इंक्रीज हुआ है। ये तो बस सीधा सटासट क्वेश्चन है। 9.37% और प्रति व्यक्ति आए 4 गुना बढ़ी है। खत्म, यहां पे फैक्ट लूट लिया हमने, आगे लूटा लूट करते हैं। आइए अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। आप जब प्रीलिम्स में यूनिट 6 पढ़ते हो तो वहां पर आता है ना, प्राथमिक क्षेत्र का कितना है, द्वितीय क्षेत्र का कितना है, तृतीय क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो मध्य प्रदेश में जो प्राइमरी सेक्टर है साहब, मध्य प्रदेश में जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसे आप क्या कहते हो, कृषि एग्रीकल्चर को ही ना कहते हो आप प्राइमरी सेक्टर। तो जो प्राइमरी सेक्टर है आपका, उसका मध्य प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र में कितना योगदान है, साफ क्लियर कट उन्होंने बता रखा है कि अगर मैं 2023-24 का आंकड़ा देखूं, मैं 2024-25 का आंकड़ा भी देख नहीं सकता क्योंकि वो 24-25 का वर्ष अभी पूरा बीता नहीं है। तो साफ लिखा हुआ है, वो पूछेगा आपसे कि जो वर्ष था 2023-24 का, उसमें जो एमपी का प्राइमरी सेक्टर है तो उनका योगदान कितना रहा है एमपी की इकोनॉमी में, तो 45.53%। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, यानी कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में मध्य प्रदेश के प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर का 2023-24 में कितना योगदान रहा है। समझ में आया ना, लिख के देखो, सब में लिख के नहीं बताऊंगा, एक बार लिख के बता रहा हूं ताकि पढ़ना सीख जाओ। कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, सिंपल ही तो क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मांग रहा है, वो आपसे कौन सी बहुत बड़ी बात कर रहा है। आप अंदर रीडिंग ना भी करो, अगर आप केवल उसकी हेडिंग भी पढ़ लो तो भी आपका काम वहां पर क्लियर है। ऐसा नहीं है उन्होंने केवल प्राथमिक क्षेत्र का दे रखा है, उन्होंने द्वितीय क्षेत्र का, सेकेंडरी सेक्टर का योगदान भी दे रखा है। कितना रहा, 18.47%। एमपी में क्या, प्राथमिक क्षेत्र काफी प्रबल है, काफी स्ट्रांग है, तो उनका योगदान ज्यादा ही आता है हमेशा। सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनका 18.47%। और जो तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र का योगदान देखिए, सर्विस सेक्टर जो हो गया 36%। जी हां, यानी कि सबसे बड़ा योगदान रहा है प्राइमरी सेक्टर का, फिर रहा है टर्शरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र का, फिर उसके बाद रहा है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि 18.47%। क्लियर कट नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखें स्थिर मूल्यों पर यानी कि कांस्टेंट प्राइस पर यह वर्ष 2023-24 में 39.64% हुआ है, जो सेवा क्षेत्र में मजबूती को दर्शाता है। मतलब क्या बोल रहा है, दो टाइप की चीजें होती हैं, मैंने पहले भी आपको क्रांति बैच में पढ़ा, एक तो होता है करंट प्राइस, एक होता है कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस मतलब जो महंगाई को देखते हुए सेट किया जाता है, और कांस्टेंट प्राइस मतलब हमारा जो बेस ईयर रहा, जो हमारा पुराना कोई वर्ष रहा, हम उसके प्राइस पर जो है देखते हैं। तो अगर मैं स्थिर मूल्यों पर कांस्टेंट प्राइस पर देखूं तो
तो फिर जो तृतीयक क्षेत्र है, जो टर्शरी सेक्टर है, उसका योगदान और भी ज्यादा है, 39.64% है। तो यहां पर आपसे वो सर्विस सेक्टर में दो क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो जो क्या कहते हैं, कौन सा दे रखा है, हाँ, जो प्रचलित भाव है, एक तो प्रचलित भाव पर बताओ, यानी कि करंट प्राइस पर कितना योगदान है टर्शरी सेक्टर का, तो आप बोल देना साहब कितना है, 36%। लेकिन आप तो हमको स्थिर मूल्यों पर, कांस्टेंट प्राइस पर आप बताइए, तो बोल देना 39.64%। बोल पाएंगे, आसानी से बोल पाएंगे। अब नहीं बोल पाएंगे तो कब बोल पाएंगे दोस्तों। उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में जो दलहन है, दलहन को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, दलहन को हम लोग बोलते हैं पल्सेस। तो दलहन का योगदान मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितना है, 42.62%। अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है। और मैं तो कहता हूं बाकी और किसी का यहां पर कुछ भी कीमती नहीं है, केवल एक ही पॉइंट यहां पर है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अगर हम, मतलब मध्य प्रदेश की अगर मैं सारी सब फसल वगैरह सब कुछ जो है मिला लूं, तो उसमें ये बेसिकली ये कह रहा है, सॉरी, ये योगदान नहीं कह रहा है, ये वृद्धि कह रहा है। आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा दोस्तों, यहां पर ये योगदान की बात नहीं हो रही, वृद्धि की बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में अगर मैं 2023-24 का आंकड़ा उठाऊं तो 2023-24 से पहले के कंपैरिजन में और 2023-24 के अंदर अगर मैं कनेक्शन देखूं तो मुझे दलहन में, पल्सेस में कितना परसेंट इंक्रीज देखने को मिला है, 42.62% का इंक्रीज देखने को मिला है, वृद्धि लिखी हुई है, बस इसमें इतना पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों राजस्व आधिक्य मैंने आपको पीछे पढ़ाई दिया था, जैसे कि बीते साल में हमने कितना पढ़ा था, 413 लगभग, और आने वाले वर्ष में कितना अनुमान लगाया गया, 1700 के आसपास। ये तो खैर पीछे पढ़ा था, हाँ बिल्कुल सही पढ़ा है साहब, बिल्कुल सही पढ़ा है। रेवेन्यू सरप्लस 2023-24 में कितना रहा, तो 413 करोड़। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब आप कहोगे सर हमेशा सरप्लस ही रहता है क्या, हमेशा पैसा बचता ही है क्या? नहीं, जब कोरोना का चला था तो उस टाइम पर राजस्व घाटा चल रहा था, मतलब हम डेफिसिट में चल रहे थे। ठीक है ना, तो अब सिचुएशन बदली है, सरप्लस बच रहा है, तो मतलब सरकार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब देखना यहां पर बहुत प्यारा एक डेटा दोस्तों आने वाला है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 के दौरान जो राज्य करों का हिस्सा जीएसडीपी, मतलब ये वो स्टेट का जीडीपी की बात हो रही है, मध्य प्रदेश का जो स्टेट लेवल का जीडीपी है, उसके प्रतिशत के रूप में 6.16% से बढ़कर 6.20% हो गया। अब इसका मतलब क्या है, टेंशन मत लो। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में, अरे भाई लोड मत लेना, ऐसे ही बना दिया, नॉर्मल है, फिर आपका सर ये ऐसा कैसे आपने बना दिया। ठीक है भाई, तो देखो यहां पर क्या कह रहा है कि 2019 से 2022 तक का वो आंकड़ा आपको दे रहा है कि मध्य प्रदेश का जो स्टेट लेवल का जीडीपी है, मध्य प्रदेश में जो स्टेट लेवल का जीडीपी है, उसमें क्या होता था, उसमें 6.16% जो है योगदान रहता था किसका, टैक्स का। ये हम कब की बात बता रहे हैं, ये हम 2019-20 के हिसाब से बात बता रहे हैं। अब समय आगे बढ़ा तो लाजमी सी बात है सरकार ने टैक्स बढ़ाया होगा। और अब अगर मैं देखूं तो मध्य प्रदेश का जो स्टेट लेवल का जीडीपी है उसमें कितना योगदान हो गया है, 6.20%। ये 6.20% दोस्तों जो योगदान है, ये किस चीज का योगदान है, टैक्स का। और ये किस वर्ष की बात हो रही है, 2022-23। इसको आप याद रख पाओगे। और ये रेवेन्यू सरप्लस तो बिल्कुल क्लियर है, कट टू कट, यहां तो कोई दिक्कत हमको है ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, और ये जो पूरा हमको बताया गया है ना कि यहां से लेके यहां तक, मतलब 2019 से लेके 2022-23 तक का ये जो सफर रहा है, यहां पर अब देखो टैक्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है जीडीपी में, मतलब टैक्स से पैसा ज्यादा आ रहा है, टैक्स से पैसा ज्यादा आ रहा है, मतलब सरकार टैक्स लगातार बढ़ा रही है। तो वो बताया हुआ है कि 2019-20 से लेके 2022-23 तक हर वर्ष यानी कि
एवरी ईयर सरकार ने कितना प्रतिशत के हिसाब से टैक्स को बढ़ाया है? तो सरकार ने 12.79% से टैक्स को क्या किया है दोस्तों? टैक्स को, इसीलिए बहुत आराम से आज मैं इतने इत्मीनान से लेक्चर ले रहा हूं, एक एक चीज इसलिए लिख रहा हूं, वरना आपकी खोपड़ी घूम जाएगी कि वो एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। तो लेक्चर की परिस्थिति के हिसाब से मुझे भी अपना जो लहजा है, जो तरीका है, उसमें परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो यहां पर हमारा ये क्लियर, यहां पर हमारा ये क्लियर, और यहां से यहां तक के जितने भी साल रहे हैं उसमें प्रति वर्ष सरकार ने 12.79% से टैक्स को जो है उन्होंने बढ़ाया। क्लियर हुआ? चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ, ऐसा डेटा बहुत पूछता है एमपीपीएससी। एक उठाएगा रीसेंट ईयर, एक उठाएगा बिल्कुल पुराना ईयर। अब आप यहां पर देखो, यहां पर लगभग उन्होंने कितने ईयर्स की बात करी है? 20 ईयर्स। तो 2004 से 2024 में ये जो 20 वर्ष हैं, इसमें पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन, पारंपरिक ऊर्जा, देखो आ गया फिर से क्वेश्चन ऊर्जा का। पारंपरिक ऊर्जा मतलब क्या होता है? कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, मतलब ये ऊर्जा के वो स्रोत हैं जहां से प्रदूषण होता है। मतलब पारंपरिक तरीके हैं ना ये जो चले आ रहे हैं, कोयला वगैरह, ईंधन वगैरह, तो यहां से प्रदूषण तो होता है। ऊर्जा तो आती है, एनर्जी तो जनरेट होती है, बट इट ऑल्सो क्रिएट्स लॉट ऑफ पॉल्यूशन। तो अब चूंकि पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इसीलिए हम उसको बोलते हैं पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन, यानी कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। अब क्लियर कट उन्होंने खुद ही बता रखा है पूरा डेटा, आज तो धड़ाधड़ कॉल आ रहे हैं मुझे। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, तो यहां पर कितने प्रतिशत से बढ़ोतरी हुई है पिछले 20 साल में? बाप रे बाप, 270.47। और कौन सी बहुत बड़ी बात है, 20 साल पुरानी भी तो कंपैरिजन आप कर रहे हो ना। 20 साल पहले की बात और 20 साल बाद की बात में डिफरेंस तो आएगा। तो उसने क्लियर कट बता दिया आपको कि साहब पिछले 20 सालों में 2004 से 2024 तक जो पारंपरिक ऊर्जा सोर्स हैं, जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, उसमें 270.47% का जो इंक्रीज है वो आ गया है। ठीक है, अच्छा, और फिर एक चीज और बता रहा है कि इंडिया में टोटल जितना भी सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, सौर ऊर्जा समझते हो ना, सोलर एनर्जी, तो इंडिया में जितनी भी सोलर एनर्जी बनाई जाती है उसमें से 8.2% कहां से आ रही है? 8.2% दोस्तों मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है। इंडिया की टोटल सोलर एनर्जी में से मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 8.2% है। क्लियर हो जाएगा? बहुत बढ़िया। और इसी योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। ये किसके मामले में कहा जा रहा है? ये सौर ऊर्जा के मामले में कहा जा रहा है। देखो, अलग अलग सोर्सेज अलग अलग बातें कह सकती हैं, लेकिन वंस अगेन मेरा यहां पर कोई डेटा मैं बदल नहीं रहा हूं। मैंने भी एनर्जी पूरी क्रांति बैच में एक लेक्चर लिया था ऊर्जा संसाधन के ऊपर, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ जो डेटा निकाला वो मैंने अपनी रिसर्च से निकाला। यहाँ पर सरकार सामने से परोस के दे रही है, तो हमको सरकार की बात भी जो है समझनी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश का टोटल सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में इंडिया में कौन सी रैंक है? 4th रैंक है। चलो, मज़ा आ रहा है यार मुझे तो आज के लेक्चर में, खतरनाक लग रहा है आज का। अब उसके बाद देखो, बजट के कुछ प्रमुख बिंदु दे दिए इन्होंने फिर से उठाकर। क्या बोला? कुल विनियोग की राशि। मैंने आपको पीछे ही पढ़ाया था कि अगर मैं बीते साल से कंपेयर करूं तो जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो बढ़ चुका है। हम यहां पर कौन से 2 सालों को कंपेयर कर रहे हैं? एक हम कंपेयर कर रहे हैं 2023-24,
और दूसरा हम 2024-25 के एस्टीमेट्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों ईयर्स में कंपैरिजन करूं तो जो मेरा विनियोग है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें कितने परसेंट का इंक्रीज देखने को मिला है? 16%। ये अमाउंट याद नहीं करना, पगला जाओगे। 16%, ठीक है, अमाउंट नहीं पूछता है। तो ये हमने पीछे ही पढ़ लिया था। उसके बाद 1700 करोड़, 1700 करोड़, मुझे बताओ ये कौन से ईयर का देखा था हमने? 2024-25 का। और ये हमारा दोस्तों क्या है? ये हमारा राजस्व आधिक्य है, यानी कि रेवेन्यू सरप्लस, जो हम सोच रहे हैं कि 2024 जब एंड होगा तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उनके पास 1700 करोड़ रुपया बच जाएगा एक्स्ट्रा में। ये भी हमने पीछे पढ़ लिया। टेबल पढ़ने का देखो ये फायदा था हमारा, ठीक है। और 2023-24 के हिसाब से कितना बचा था? 413 करोड़ बचा था। ये भी हमने पीछे देख लिया था। उसके बाद ये भी दोस्तों हम लोगों ने देख लिया है कितने परसेंट से क्या इंक्रीज हुआ है। तो इस वाले पॉइंट को हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम नहीं पढ़ेंगे। राजस्व प्राप्तियों वाला पॉइंट हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर राजस्व प्राप्तियों का हम देखें तो हमने आई थिंक हम लोगों ने 17% का इंक्रीज पड़ा था कि 2023-24 और 24-25 के बीच में 17% की रेवेन्यू रिसिप्ट्स में इंक्रीज देखा था। तो इसको हम इग्नोर करेंगे, यहां पर इसको नहीं पढ़ेंगे। अब जैसे देखिए यहां पर क्या है, 2024-25 को कंपेयर किया जा रहा है 2023-24 जो बीता हुआ वर्ष है, और क्या कहा जा रहा है कि राज्य स्वयं के कर राजस्व में 18% की वृद्धि अनुमानित है। मतलब क्या कहा गया? बड़ी सिंपल सी बात दोस्तों कही गई कि एक तरफ अगर मैं 2023-24 लिखूं और दूसरी तरफ अगर मैं 2024-25 लिखूं, और मैं इन दोनों ईयर्स को क्या कर रहा हूं, आपस में कंपेयर कर रहा हूं, तो इस वर्ष में आते आते गवर्नमेंट की टैक्स से जो इनकम होगी ना, गवर्नमेंट की टैक्स से जो इनकम होगी उसमें कितने परसेंट का इंक्रीज गवर्नमेंट मान के चल रही है होगा? 18% का इंक्रीज सरकार मान के चल रही है कि होगा। अभी आप पीछे वाला मत रिपीट कर देना कि सर आपने पीछे तो अभी 12 पॉइंट कुछ परसेंट पढ़ाया था। तो वो भैया 2019-20 से 2022-23 तक आते आते हर साल लगभग सरकार ने 12.5% टैक्स बढ़ाया, वो अलग चीज है। यहां पर 23-24 और 24-25 को कंपेयर किया जा रहा है कि इस वर्ष की तुलना में इस वर्ष के अंदर सरकार ने कितना एस्टिमेट माना है कि हमारी टैक्स की कमाई कितने परसेंट से बढ़ जाएगी? 18% से। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली चीज ही नहीं है। उसके बाद आगे देखो और क्या कहा गया है। वापस से मैं 2023-24 को कंपेयर कर रहा हूं, किससे? 2024-25 से कंपेयर कर रहा हूं। तो देखो 24-25 अभी पूरा हुआ नहीं है, इसीलिए हमेशा यहां पर क्या शब्द यूज होगा? एस्टीमेट, यानी कि अनुमान। अब क्या बोला गया है कि इस साल की तुलना में इस साल के अंदर जो पूंजीगत खर्चे हैं, यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो सरकार रोड बनाने में, बिल्डिंग बनाने में जो पैसा खर्च करती है, तो वो भी इस बार बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? 15% से बढ़ेगा। अगर सरकार इस खर्चे को बढ़ा हुआ नहीं दिखाएगी तो स्कीम के नाम पर पैसा कैसे मांगेगी? सरकार कहती है हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, हमको रोड्स बनानी है, पुल बनाना है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तो अब हम तुमसे भी टैक्स ज्यादा लेंगे, तुमसे टैक्स ज्यादा लेंगे, तभी ना यहां पर पैसा जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद दोस्तों क्या कहा गया है? अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए टोटल स्कीम्स के नाम पर कितना पैसा लगाया गया है? पीछे हम पढ़ चुके हैं 23.4%। और अनुसूचित जाति यानी कि ये मुझे रिवर्स क्यों लग रहा है, एक बार देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है पीछे डायग्राम में एसटी के लिए उन्होंने 16% पैसा खर्च किया था और एससी के लिए उन्होंने 23.4। एक बार पीछे जाके देखें क्या, यहां पर जनजाति बोल रहा है ना, तो एसटी पर 23.4 खर्च हो रहा है। ये कह रहे हैं एसटी पर 23.4 खर्च हो रहा है। एसटी पर 23.4 खर्च कर रहे हैं ये लोग। एसटी पर 23.4 खर्च कर रहे हैं। एसटी, हाँ देखो यार, इन्होंने ये साले यार रायता फैला दिया ना इन्होंने पूरी तरीके से। ये देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, एसटी अनुसूचित जनजाति, एसटी पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं ये लोग? एसटी पे पैसा खर्च कर रहे हैं 16%। ग्रीन कलर से ग्रीन कलर मैच हो रहा है। और एससी पे कितना परसेंट पैसा खर्च कर रहे हैं लोग?
तो येलो से येलो 23, ये लफड़ा कर देती है यार सरकार भी, 23.4% पैसा खर्च कर रहे हैं। अब आप खुद सोच के देखो हैं, अब हो सकता है एसटी के लिए ज़्यादा खर्च कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, या एससी के लिए पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा खर्च कर रहे हो। अब इन्होंने गड़बड़ कर दी ना, अब हम कौन से डेटा को जो है सही माने, तो उस अनुसार हम एक काम करते हैं, जो डेटा इस तरीके से प्रेजेंटेशन में है, या तो इसको सही मान लो या पीछे वाले को सही मान लो। देखो यार, अब ये चीज़ तो मैंने खुद अभी लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं कोई पहले से पढ़ के नहीं बैठता हूँ, आपके लिए लेक्चर में ही सीधे सीधे पढ़ता चला जाता हूँ। मैंने कहा इसको पहले से क्या पढ़ के देखना है, आपके साथ पढ़ता हूँ तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है। तो ये देखो ना, लफड़ा मार दिया ना पूरी तरीके से, ठीक है। अब तुम इस बात को लेके कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणी देना, ठीक है। मुझे बताना कि एसटी के ऊपर पीछे उन्होंने कहा हुआ है 16% पैसा खर्च करेंगे, और एससी के लिए उन्होंने क्या कहा है 23.4% पैसा खर्च करेंगे। आपका मन या आपका दिमाग क्या कहता है कि कौन सा डेटा सही होगा, ये वाला डेटा सही होगा या फिर ये वाला डेटा सही होगा, एसटी का ये और एससी का ये, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। लेकिन फ़िलहाल अगर मेरी राय सुनोगे तो फिर एक काम करते हैं यार मैं तो कह रहा हूं पाई चार्ट वाले के हिसाब से ही चलो तो ज़्यादा सही रहेगा। अब लेकिन सरकार ने एसटी की योजनाएं ज़्यादा निकाली हुई है ना एससी की तुलना में, तो ये भी अरे यार दिमाग की दही कर दी भाई। इसको होल्ड पे डालें, होल्ड पे डालते हैं, ठीक है। तो तुमको मिले तो तुम बताना कमेंट में। और भाई मैं जब भी कोई बदलाव करता हूँ, तो मैंने आयोग की वीडियो डाली थी, तो मैंने वीडियो डाली 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर 2024 को। और आयोग तो ऐसा है, सांस लो तो कुछ बदल जाता है, और 25, 26, 30 दिसंबर तक आते आते उसमें 3-4 बदलाव हो गए। तो मैंने क्या किया, उस वीडियो के नीचे जो मतलब उस वीडियो का जो कॉमेंट सेक्शन था, उसमें मैंने अपनी तरफ से कॉमेंट करके सारे चेंजेस डेट के अकॉर्डिंग लिख दिए और कॉमेंट को पिन कर दिया। तो ऐसे कॉमेंट भी देख लिया करो यार, है। तो इस पे अपन बिठाते हैं चर्चा कमेंट सेक्शन में, ठीक है साहब। चलो, उसके बाद वर्ष 2024-25 में पूंजीगत खर्चा, वर्ष 2024-25 में पूंजीगत खर्चा सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट था। अब यहां पर क्वेश्चन अलग है ना, ये नहीं पूछ रहा कि पूंजीगत खर्चा कितना परसेंट बढ़ा दिया है। अगर वो पूछता कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ा दिया है, तो आंसर फिर होता 15% से बढ़ा दिया है। लेकिन ये आपसे क्या पूछ रहा है कि 2024-25 में मध्य प्रदेश का जो स्टेट जीडीपी होगा, इस स्टेट जीडीपी का कितना परसेंट जो है किसका होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का होगा। यानी कि जो आपका पूंजीगत खर्च है उसका योगदान जीडीपी में कितना परसेंट है, तो 4.25%। क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद ये ब्याज भुगतान और राजकोषीय, ये ब्याज भुगतान का आप बिल्कुल मत पढ़ो, ये जरूरी नहीं है। ये वाला ठीक था, ये वाला दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आगे जितने वेरी लगा दिए जाएं। यहां पर क्या कह रहा है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब वही स्टेट का जीडीपी। तो स्टेट के जीडीपी से राजकोषीय घाटा का 4.11% अनुमानित है, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट की उम्मीद की जा रही है। राजकोषीय घाटा वैसे रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होता, ये फिस्कल डेफिसिट होता है। क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है। फिस्कल डेफिसिट की भी उम्मीद की जा रही है कि फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का कितना परसेंट आ सकता है। तो जीडीपी का मध्य प्रदेश की जीडीपी का 4.11% जो है ये राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट भी आ सकता है। और ये स्ट्रेट अवे आपसे पूछ लेगा, स्ट्रेट अवे, कि साहब राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है आने वाले वर्ष के लिए, 2024-25 मतलब जो चल रहा है वर्ष।
तो 4.11% ये मध्य प्रदेश के जीडीपी का 4.11% है कि साहब अगर तुमने 100 रुपया कमाया है ना, तो 4.11 ये तुम्हारा घाटा हो जाएगा। और घाटा कब होता है? जब मेरे खर्चे होते हैं ज़्यादा और कमाई होती है कम। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, जैसे कि मेरी कमाई हुई 100 और मेरा खर्चा हुआ 104.11, तो इतने से ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया ऐसा, तो ये आपका घाटा हो जाता है। तो जहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, कृपया करके उसको आप कीमत दे दीजिएगा। 3 नए आपराधिक कानून के बारे में आप सभी को पता ही होगा, जैसे कि आईपीसी, जिसे हम भारतीय दंड संहिता कहते थे, अंग्रेजी में इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी जिसे हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते थे, यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, ठीक है। और एक होता था हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एक होता था इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 एक्ट, एक ये हो गया, दूसरा आपका आईपीसी हो गया और तीसरा आपका सीआरपीसी हो गया। इन तीनों का नाम बदल गया है, आप सभी को पता है। इसका अंग्रेजी नाम का बिल्कुल हिंदी कर दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मतलब अंग्रेजी में भी कैसा लिखना पड़ेगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जैसे नीति आयोग के साथ है ना, हिंदी में भी नीति आयोग, अंग्रेजी में भी नीति आयोग, तो इसका नाम क्या कर दिया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इतना क्लियर हुआ? इसका जो है न्याय संहिता कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम बदल गए हैं सब इनके, ठीक है। तो आप देख लो, नीचे नाम यहाँ पर बदले हुए दिख भी रहे होंगे मेरे ख्याल से आपके। या उन्होंने नाम बदले हुए नहीं लिखे, ये मेरे ख्याल से याद तो यहाँ पर ये पढ़ाना चाह रहे हैं कि ये जो बस इनका नाम बदला और कुछ नहीं बदला, इनका जो नाम बदला है, तो ये नए जो कानून हैं ये किस तारीख से लागू होंगे? ये 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। मैं तुम्हें एक बात कहूँ कि तुमको ना अगर करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है ना, इज्जत वाली, वो नहीं कि मैराथन 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 मैराथन, ऐसा लगता है कि बस मैराथन ही चल रहे हैं दुनिया में। कोई कर रहा है महाविस्फोट, कोई कह रहा है महाराम बाण, कोई कह रहा है महायज्ञ, कोई कह रहा है महाप्रलय। भैया पढ़ा रहे हो कि धमकी दे रहे हो कि बिल्कुल क्या पता नहीं क्या कर दोगे? अगर तुम्हें बिल्कुल इज्जत वाली डिटेल में बारीकी से करंट अफेयर पढ़नी है ना साहब, तो हमने ना, मैं मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहा, मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स के लिए तो ये तुमको मैं पढ़ा ही रहा हूं, संदेश मैगजीन, ये तुम्हारा यहां से काम हो तो रहा है। मैं बात कर रहा हूं इंडिया और इंटरनेशनल, मतलब मध्य प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अगर तुमको वो करंट अफेयर्स पढ़नी है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना, मैं वहां पर, आपने देखा मैं हर लेक्चर का नंबर डालता हूं, तो ऐसे ही मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के लिए 10 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। मैंने शुरू में सोचा था मुझे 20 लेक्चर अपलोड करने पड़ेंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 15-16 लेक्चर में काम, 15 लेक्चर तक काम हो जाएगा। तुम उसको पढ़ोगे ना, मैंने उसमें जो 10वें नंबर का लेक्चर है, मैंने उसको आज ही अपलोड किया है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है ये तीनों चीज़ें। तो आप वहाँ से अपनी करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो बिल्कुल इज्जत से, ईमानदारी से। आपके MCQ फॉर्मेट है वो भी, तो सब कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये जो 3 नए कानून हैं कब से लागू हो रहे हैं? 1 जुलाई 2024। और नए कानून के हिसाब से ना, नए कानून के हिसाब से जो है लोगों ने FIR भी कर दी हैं। मतलब कानून है तो FIR तो होना बनता है, तो इसमें भोपाल सबसे आगे रहा है। इस चीज़ को आप याद भी रखिएगा, सबसे ज़्यादा FIR जो दर्ज करवाई गई हैं वो कहाँ पर दर्ज करवाई गई हैं? भोपाल में दर्ज करवाई गई हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, चलो अगला आ ही गया। पहले 2 दिनों में, यानी कि 1 जुलाई 2024 को तीनों नए कानून लागू हुए, तो पहले 2 दिनों में टोटल कितनी FIR हुई? 855, ठीक है। तो 855 जो FIR हुई हैं दोस्तों, तो सबसे अधिक FIR कहां पर दर्ज हुई हैं? भोपाल में। ये पहले दिन के केस में है। तो जब जो पहले दिन की FIR है, तो पहले दिन के फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, तो पहले दिन पर नए कानून के अनुसार सबसे ज्यादा FIR भोपाल का जो सिटी एरिया है, अर्बन एरिया, वहां पर हुई। दूसरे दिन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो उज्जैन में हुई। सेकंड डे के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा FIR नए कानूनों के अनुसार उज्जैन में हुई। तो बहुत प्यारा फैक्ट है भोपाल और उज्जैन का, इसको आप लोग जो है याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या लिखा हुआ है यहां पर? मध्य प्रदेश नगर पालिका। नगर पालिका क्या होता है दोस्तों? म्युनिसिपैलिटी।
एक होती है नगर निगम जिसको हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, एक होती है नगर पालिका जिसे हम म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो म्युनिसिपैलिटी अमेंडमेंट बिल है, विधेयक का मतलब क्या होता है, बिल मतलब जो अभी तक एक्ट नहीं बना है, अभी बनने वाला है। तो एमपी म्युनिसिपैलिटी अमेंडमेंट बिल 2024 इसको जो है बेसिकली लाया गया है। अभी सुनना इसमें क्या रटना है, सुन लीजिए। पहले जो म्युनिसिपैलिटी का एक्ट चलता था मध्य प्रदेश में वो 1961 वाला था। तो इसी एक्ट में अब क्या किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। और इसकी कौन सी धाराओं में जो है बदलाव किया जाएगा, तो सेक्शन 20 और सेक्शन 45, धारा नंबर 20 और धारा नंबर 45। कौन से एक्ट की, इस वाले एक्ट की धारा नंबर 20 और 45 में बदलाव किया जाएगा। इसी के लिए ये 2024 का एमपी म्युनिसिपैलिटी अमेंडमेंट बिल को पास करवाने की बात चल रही है। इतना क्लियर हो गया। चलो उसके बाद तो 20 और 45 नंबर की धारा याद रखना। और एक फैक्ट तुमको पता चल गया ना कि जो पुराना वाला म्युनिसिपैलिटी का एक्ट है वो कब का है, 1961। एक फैक्ट ये हो गया। उसमें कौन कौन सी धारा में अमेंडमेंट हो रहा है, 20 और 45, एक ये हो गया। अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो कब हो रहा है, 2024 में हो रहा है। ठीक है सब। अच्छा अब देखो, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी, भारतीय खेल प्राधिकरण का मतलब क्या हो गया, इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी। तो इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी को गौरा गांव में, गांव का नाम क्या है, गौरा, गौरा गांव में जमीन दी गई है ताकि वो अपना वहां पर बिल्डिंग बना सके। ठीक है। तो देखिए कि ग्राम गौरा ये हमने देख लिया। कौन सी तहसील लगती है, हुजूर, क्या नाम है। और जिला कौन सा लगता है, भोपाल। तो भोपाल जिले की हुजूर तहसील में, उसके अंदर गौरा गांव में 1 एकड़ की जमीन दी गई है किसे, इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी को, ताकि वो इस जगह पर अपना कॉम्प्लेक्स बना सकें और अपने कामकाज को चला सकें। ठीक है। तो जिला भोपाल, हुजूर तहसील गौरा गांव, क्लियर है। चलो 1 एकड़ की जमीन दे दी साहब, हमें दे दो यार थोड़ी बहुत है। ठीक है, ठीक है भैया, मत दो। प्रदेश के 2 सीएम राइज स्कूल, ये जो सीएम राइज स्कूल का कॉन्सेप्ट है ये मध्य प्रदेश का है। तो प्रदेश के 2 सीएम राइज स्कूल को कहां शामिल कर लिया गया है, वर्ल्ड बेस्ट स्कूल अवार्ड के टॉप 10 में शामिल कर लिया गया है। क्या बात है भाई, कहां के हैं ये 2 स्कूल। तो आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के 2 सीएम राइज स्कूल को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में चुना गया है। भाई वर्ल्ड के टॉप 10 स्कूल्स देखना पड़ेगा भैया, कहां के फेंका फाकी तगड़ी चलती है, पता नहीं क्या हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय संस्था T4 एजुकेशन द्वारा घोषित परिणामों के अनुसार, भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रही है तो फेंका फाकी नहीं चल रही, दम होगा काम में। तो T4 नाम की एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने जो परिणाम जारी किए हैं, नाम बताओ नाम बताओ। जी हाँ मिल गया। रतलाम का एक सीएम राइज स्कूल है, क्या नाम है इसका, सीएम राइज विनोबा स्कूल रतलाम। इसको, इस वाले रतलाम वाले स्कूल को जो नवाचार वाली कैटेगरी होती है ना, इनोवेशन, उसमें चूज किया गया है। और फिर है सीएम राइज मॉडल उच्चतर माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल झाबुआ। तो रतलाम का एक स्कूल चुना गया है और झाबुआ का स्कूल चुना गया है। रतलाम का स्कूल नवाचार इनोवेशन की कैटेगरी में चुना गया है और झाबुआ का जो स्कूल है वो सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ कैटेगरी में जो है चूज किया गया है। बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया। और दुनिया के टॉप 10 स्कूलों में चुना गया है रतलाम से और झाबुआ से। उसके बाद दोस्तों यहां पर क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयास से, उन्होंने प्रयास किया है और उनके प्रयास की वजह से जो टीकमगढ़ का शहर है उसको पीने का पानी मिलेगा। कहां से मिलेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार से मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार के कौन से बांध से मिलेगा, यह इंपॉर्टेंट है, जमरार बांध,
डैम का नाम क्या है? जमरार डैम। ये कहां पर आता है? ललितपुर, उत्तर प्रदेश। और यहां से हमको जो है मैट्रिक, MCA लिखा है ना, तो 1 मैट्रिक क्यूबिक टन हो गया, ठीक है, तो 1 MCM। तो ठीक है ठीक है ठीक है, बस क्या है, टीकमगढ़ को फायदा मिल रहा है, बस ये जानने की बात है। और कहां से मिल रहा है? जमरार डैम से मिल रहा है, जो कि कहां पर आता है? ललितपुर, उत्तर प्रदेश में आता है। बस इतना क्लियर बात है। उसके बाद मध्य प्रदेश के किसानों को PMKY यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में इतने करोड़ रुपए जारी किए गए। वो तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस योजना को लागू करवाने के मामले में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है, ये जानना जरूरी है, ठीक है क्या? लेकिन इसको पढ़ना कैसे है? तो सुनो, इसको पढ़ना ऐसे है कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या को अगर हम देखें, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या के अनुसार, तो पहले एमपी की टोटल पॉपुलेशन ले ली और फिर उस टोटल पॉपुलेशन में से एमपी ने कितने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से फायदा दिलवाया है, तो उस कैटेगरी में मध्य प्रदेश की जो रैंक है देश में वो सेकंड है, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से, कि हमारे यहाँ किसान थे इतने और हमने इतनों को उसका फायदा दिलवा दिया। तो उस मामले में एमपी कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। कौन सी योजना में? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिए यहां पर कुछ और भी कंटिन्यूएशन में कुछ बात कही जा रही है क्या? जी हाँ, ये खबर की स्टार्टिंग हो रही है इस वाली साइड से। क्या बोल रहे हैं कि देश में उद्यानिकी का मतलब होता है दोस्तों हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, बागवानी वगैरह भी बोल देते हो, हॉर्टिकल्चर। तो देश में हॉर्टिकल्चर से फसल उत्पादन में प्रदेश की कितनी % भागीदारी है? 11%। यानी कि इंडिया का अगर मैं टोटल हॉर्टिकल्चर देखूं तो इंडिया के टोटल हॉर्टिकल्चर में एमपी का योगदान कितना है? 11%। एक फैक्ट तो दोस्तों हमारा यहीं पर हो गया। अच्छा, और अगर हम मध्य प्रदेश का हॉर्टिकल्चर में हम लोगों ने देख लिया, हॉर्टिकल्चर में मध्य प्रदेश का कितना योगदान है? 11%। उसके बाद कृषि उत्पादन में कितना योगदान है? एग्रीकल्चर में मध्य प्रदेश का कितना योगदान है? 10%, ये भी दे दिया। दुग्ध उत्पादन देखो कितना इंपॉर्टेंट आ रहा है, दुग्ध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का देश में कितना योगदान है, कितना % का? 9% का, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। बस मध्य प्रदेश देश में टमाटर उत्पादन में प्रथम है, यानी कि अगर मैं टमाटर के उत्पादन में देखूं तो मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है? फर्स्ट। और मिर्च प्याज के उत्पादन में द्वितीय स्थान है, ठीक है। तो मिर्च यानी कि चिली और प्याज यानी कि अनियन, इन दोनों में मध्य प्रदेश का स्थान कितना है? सेकंड है। देश में कुल जैविक उत्पादन है ना, जैविक उत्पादन मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक, हर चीज आजकल ऑर्गेनिक हो रही है। तो जैविक उत्पादन, किसी भी चीज को जब हम ऑर्गेनिक रूप से बिना कीटनाशक और उर्वरक के जब हम उसको उगाते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, तो ऑर्गेनिक तरीके से जब भी कोई उत्पादन होता है तो उसमें मध्य प्रदेश का जो योगदान है देश के अंदर वो 40% का है ना। ऑर्गेनिक उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो कितना है? 40% है। देखिए कितना डेटा आ गया, हॉर्टिकल्चर में 11%, एग्रीकल्चर में योगदान 10%, दूध उत्पादन में योगदान 9%, टमाटर में फर्स्ट रैंक, प्याज में सेकंड रैंक और मिर्च में सेकंड रैंक, और जैविक उत्पादन में 40% योगदान। ठीक है, आ रहा है ना डेटा निकल के। तो मध्य प्रदेश की करंट अफेयर के लिए इतना काफ़ी है यार, कहाँ से इतना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी तो देखो, इतना सारा पढ़ने बैठ जाओगे एंड मोमेंट पे इतना याद रहेगा नहीं रहेगा। चलो चुपचाप सरकारी मैगजीन से पढ़ के जाओ। कितने मैंने क्रांति बैच में अभी तक कितने लेक्चर डाल दिए होंगे ये संदेश मैगजीन के,
10-12 डाल दिए होंगे, ये फिर भी मैनेजेबल है, छोटे छोटे लेक्चर्स देखना है कि नहीं। चलो, मध्य प्रदेश में स्पार्क अवार्ड सेरेमनी, कौन सी सेरेमनी? मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश को स्पार्क अवार्ड सेरेमनी में कितने पुरस्कार मिले? 11 पुरस्कार। अभी कौन से पुरस्कार कहां मिले वो आप छोड़ो, बस इतना याद आप रखो कि क्या हुआ है कि स्पार्क अवार्ड सेरेमनी में मध्य प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले हैं? 11 पुरस्कार मिले हैं। बस इतना आपको जो है याद रखना है, और कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिर वो हर चीज में जाना तो वो मतलब नहीं बनेगा उस चीज का। देखो, स्तन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है महिलाओं में, जिसकी शिकायत सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ब्रेस्ट कैंसर के परीक्षण यानी कि उसकी ट्रेनिंग के लिए और उपचार यानी कि उसके सल्यूशन के लिए इंदौर का जो एमजीएम मेडिकल हॉस्पिटल है, इंदौर का जो एमजीएम मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की पहली ऐसी मशीन, आधुनिक मशीन लगाई गई है। वैसे केवल एमजीएम, ये एमवाई में भी लगाई गई है। तो मध्य प्रदेश में इंदौर के भीतर 2 अस्पतालों में 2 हाई टेक्नोलॉजी की मशीन्स लगाई गई हैं ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित, और ये मध्य प्रदेश में मतलब 2 ही मात्र मशीन है, बाकी कहीं भी ये 2 मशीन्स मध्य प्रदेश के किसी भी जगह पर नहीं है, दोनों की दोनों इंदौर में है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट था यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर उपराष्ट्रपति जी जो हैं यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या कहा है कि दिल्ली में जो वाइस प्रेसिडेंट का जो भवन है वहां पर जो है पता है क्या बनाया जाएगा? वहां पर एक हर्बल पार्क बनाया जाएगा, और उस हर्बल पार्क में जो कुछ औषधि वाले जो पौधे होंगे वो कहां से लिए जाएंगे? डिंडोरी से लिए जाएंगे। बस इतना यहां पर खबर आपको पता होनी चाहिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट का भवन है नई दिल्ली में, वहां पर एक हर्बल पार्क बनाया जाएगा, और वहां पर जो औषधि पौधे जो लगाए जाएंगे वो कहां से लिए जाएंगे? डिंडोरी से लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो डिंडोरी का नाम आप यहां पर याद रखना। उसके बाद और क्या कहा गया है कि वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के उस पे उपलक्ष्य पर फिर यहां पर क्या कहा गया है कि जबलपुर का एयरपोर्ट और मदन महल फ्लाईओवर, इन दोनों का जो नाम है वो वीरांगना रानी दुर्गावती जी के नाम पर रखा जाएगा। क्या क्या? जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल फ्लाईओवर, दोनों का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती जी के नाम पर रखा जाएगा। बस ये इतना फैक्ट था इसमें। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? लोकपथ मोबाइल ऐप। कौन सा ऐप है दोस्तों? ऐप का नाम है लोकपथ मोबाइल ऐप। क्या करता है लोकपथ मोबाइल ऐप? मध्य प्रदेश की सड़कों में जहां पर भी गड्ढे फड्डे हैं, जहां पर सड़क खराब है, फोटो खींच के डालो, तुरंत कार्रवाई होगी। यूज करो भारी मात्रा में, ठीक है। इतना सिंपल सा काम है इसका, लोकपथ मोबाइल ऐप। उसके बाद देखो, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने छिपरी नाम का गांव है। कौन सा गांव है? छिपरी नाम का गांव है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके लिए प्रश्न है कि ये जो छिपरी नाम का गांव है ये कौन से जिले में लगता है मध्य प्रदेश के। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आंसर देना है, आंसर का तरीका होता है क्वेश्चन आंसर Q&A करके ऐसे लिख देना और फिर अपना आंसर देना। तो छिपरी गांव का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? मात्र गांव रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? मात्र गांव जो है रखा जाएगा। तो छिपरी गांव का नाम बदलकर मात्र गांव रखा जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि छिपरी गांव किस जिले से लगता है। उसके बाद आगे देखें अगला। तो खत्म हो गई साहब, PDF हो गई समाप्त। मुझे बताओ कैसा मजा आया? मुझे नहीं पता आपको कितना मजा आया कि नहीं आया, मुझे भयंकर मजा आया आज के लेक्चर में। लिटरली फिनोमिनल लेक्चर था और लोडेड था फैक्ट से और डेटा से। लेकिन जो वो ST की योजना के लिए कितना % पैसा और SC की योजना के लिए कितना % पैसा, वो जो रायता फैलाया है उस पर हम चर्चा बिठाएंगे। कहां पर? कमेंट सेक्शन में। तुम्हें मिले तुम बताना, ठीक है। तुम्हारा कमेंट पिन कर दूंगा, और मुझे तुमसे पहले मिल गया तो मैं वहां पर लिख के अपना ही कमेंट पिन कर दूंगा। तो मुझे दीजिए दोस्तों इजाजत, और अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाइए कि साहब सरकारी मैगजीन पढ़ लिया करो,
फायदे में रहोगे। क्लियर है? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई, बहुत बोल लिया आज के लेक्चर में। कितनी देर का लेक्चर हो गया? 1 घंटा 3 मिनट, बाप रे। ओके, बाय।